नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ मनु। दिल्ली में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ, लेकिन सत्ता के संग्राम में घमासान जोरों पर है। एक तरफ वोटर लिस्ट और पूर्वांचलियों को लेकर राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के ताबड़तोड़ ऐलानों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल केजरीवाल ने पहले महिलाओं के लिए, फिर बुजुर्गों के लिए और अब पुजारी और ग्रंथियों के लिए वेतन देने का ऐलान कर दिया। मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 हर महीने भत्ता दिया जाएगा। जिस तरह से केजरीवाल हर वर्ग, हर समाज को साध रहे हैं, उससे बीजेपी का परेशान होना लाजमी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी केजरीवाल को कैसे चौथी पारी खेलने से रोक पाएगी। हालांकि इस बार कांग्रेस भी दमखम दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका है। आखिरकार किस तरह से दिल्ली का दंगल सज रहा है, कौन वार और कौन पलटवार कर रहा है, किसकी क्या रणनीति है, पहले इन सब पर सुनिए और उसके बाद फिर हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। संजय सिंह, एक उदाहरण बता दो जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी पूर्वांचली का या किसी देशवासी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो कहे कि अगर हम नहीं दिखाए तो हम भी राजनीति छोड़ देंगे। हमने कहा अभी चलो। डिबेट खत्म हो गई, वो भाग गए। आज उस डिबेट के बाद वो ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी। तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं। हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहाँ है। उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में, उसका कैसे कटवाओगे आप? ये झूठ बोलने की बीमारी से निकलो तुम लोग। देश का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरी पत्नी जौनपुर से है, पूर्वांचल से, और तुम चाह रहे हो उनका वोट कटवा दो। दिल्ली भर में तो कटवा रहे हो। संजय सिंह बोलता है इसी को सबक सिखाओ। ये रिसीविंग मैं मीडिया के साथ अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी इसको दिखाइए और चलाइए। मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है। पुजारी ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है, और आपकी जानकारी के लिए पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख कितने हजार है 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई? आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बातों को आपने सुन लिया। एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप दौर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और पार्टी है जो इस बार उभर कर आने की कोशिश कर रही है, और वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस बार पूरा दमखम लगा रही है, और इतना ज्यादा दमखम लगा रही है कि अपने दमखम लगाने के चक्कर में अपने गठबंधन के साथी को क्या क्या नहीं बोल दिया है, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन वही संदीप दीक्षित जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, जो टक्कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, वो क्या कहेंगे, माफ कीजिए मुख्यमंत्री दिल्ली को, वो क्या कहेंगे, सुनिए। जो वक्फ बोर्ड में
जितने भी मौलवी हैं जिनको दिल्ली सरकार से मिलती है, उनको तो ये 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो इनकी तनख्वाह फिर कहाँ चलाएंगे? जो आपने ऑलरेडी कमिट कर रखा है उनको तो दे दो। आप नई स्कीम लाए हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। जो अभी तक तो आप पैसे दे नहीं पा रहे हो, आप दिल्ली के करीबन 38 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार के सपोर्टेड हैं। आप अगर पता करिएगा कि हमारे प्रोफेसर्स को 6-6, 8-8 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो आप जो अपनी कमिटमेंट है उसको तो पहले पैसा दो, फिर उसके बाद नई स्कीम करना। ये हो क्या गया, इतने बौखला गई है, माफ करिएगा, अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी, कि वो इसी चक्कर में लगे हैं कि कोई कहीं छूट ना जाए, जिसको हम कोई ऐसा सपना या वायदा ना दिखा पाए। वायदा पूरा होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, वोट पड़ जाए हम किसी का फायदा कर लें। देखो साहब, आप अगर ये करना चाहते थे तो 10 साल से आपकी सरकार है ना, 10 साल से आपने क्यों नहीं किया? 10 साल से आपने हमारे पुजारियों को, हमारे ग्रंथियों को क्यों नहीं अपनी तरफ से दिया? आप बात कर लेते, एसजीपीसी से बात कर लेते, मंदिर की समितियों से बात कर लेते। जैसे मैंने कहा कि जो मौलवी जिनका कमिटमेंट है आपको देने का, उन तक तो दे नहीं पा रहे हो, प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, तो ये कहाँ से लाओगे? अपनी सरकार के अभी जहां जहां आपके पैसे देने, वहां तो आप पैसा पूरा नहीं कर पा रहे हो, नए खर्चे कहां से पूरे करोगे? तो ये बड़ा सवाल संदीप दीक्षित उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री दिल्ली ये बार बार कहती हैं कि साहब फायदे का बजट है, और पहली बार है कि जब दिल्ली सरकार का बजट फायदे का बजट है। और वहीं ये कहा जा रहा है कि साहब कर्मचारियों को, शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, और आप एक के बाद एक फ्रीबीज की घोषणाएं कर रही हैं, लगातार रेवड़ियां बांटने का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आज का कार्यक्रम है उसके कई सारे सवाल हैं। यानी कि 5 बजे देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर सियासत आखिर कर कौन रहा है? एक और सवाल, फर्जी वोटरों के जरिए सरकार बनाने की सियासत हो रही है। सवाल एक और, पुजारी ग्रंथी को वेतन का ऐलान केजरीवाल का क्या मास्टर स्ट्रोक है? और केजरीवाल के वादे बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, यह भी एक सवाल है। इन्हीं के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद होंगी। शुभांशु राय, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ होंगे। बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ होंगे। और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ होंगे। और मुफ्ती शमून कासमी, मुस्लिम धर्मगुरु, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुजा कपूर के पास। अनुजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक के बाद एक महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, ऑटो रिक्शा वालों के लिए घोषणाएं, और अब आप ही बार बार छेड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल को कि साहब इमामों को वेतन दिया जा रहा है, इमामों को तनख्वाह दी जा रही है, पुजारियों को क्यों नहीं दी जा रही? तो अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा कि लो, पुजारी भी ले लो और साथ में ग्रंथी भी ले लो। अब आपकी राय। जय श्री राम जी। जब बौखलाहट आती है ना, तब अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से दुम दबाकर भागना शुरू कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 10 साल से जब उनकी सरकार रहती है तब उनके न कान पे जून रखती है। उन्हें इस बात के बारे में कोई मतलब नहीं है कि पुजारी कहाँ जा रहा है। एक आम आदमी जिसको ये खुद कहते थे कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं शीशमहल में जाके बैठ जाऊंगा, आप एक आम आदमी जो आप झुग्गी में बैठे रहो। उस वक्त इनको याद नहीं आता है कि झुग्गी में पूर्वांचल भी आते हैं। वहां पूर्वांचलियों के लिए आपने क्या किया? क्योंकि मैं तो अब क्लस्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत जमीनों से देख रही हूँ, और हम लोग तो रातों को सोए भी हैं। अगर आप जानते, झुग्गी परिवार यात्रा जब हम लोगों ने रात्रि यात्रा भी करी है, उस दौरान भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से वहां पे जज्जर है जिंदगी। आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि जब हम रात को रहे हैं ना, तो हम लोग को इस बात के बारे में नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी सीआईडी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। तुम कितने हद तक पागलपन पर जा सकते हो, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जो अब आप रेवड़ी की बात करते हो, ये जो अब आप बोली लगा रहे हो ना एक आम जनता की, ये आपको भाएगी नहीं। अब आप हमारे पुजारियों की बोली लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों दुख दे रहे हो उनको? आपने अभी औरतों की बोली लगाई, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि 2100 रुपए जो है हम औरतों को दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको औरतों की इतनी चिंता होती तो हाँ, बोलियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन औरतों के लिए आप ऑलरेडी वहां पर जो रात के 10 साढ़े 10 बजे वहां पर बाथरूम है ना, टॉयलेट, जिसमें मैं रात को नहीं जा पाई थी, 4:30 बजे तक वेट करती रही। मैंने लाइव किया दिखाने के लिए, आपके डेस्क के अंदर आता है, आप वहां पर खड़े होते सर।
आप खड़े होते औरतों के लिए, उनके लिए एक टॉयलेट बनवा कर देते, तरीके से करवा के देते। भारतीय जनता पार्टी वहां पे काम कर रही है, तो इन्होंने परवीन कुछ नहीं खंडेलवाल ने वहां पर काम किया है। अनुजा जी, मैं क्या नहीं- इन्होंने मैं इसलिए वाकई बात- कुछ नहीं मनोज- किया? मनोज जी देखिए, मैं आपको यही बता, मैं है बिल्कुल नहीं, मैं क्लस्टर 7 की पालिका हूं और क्लस्टर 7 में 43, 44, 45, 46 बूथ नंबर मेरे अंडर आता है। लालबाग पूरा क्षेत्र मेरे अंडर है जी। और मैं आपको बता दूं आजादपुर का कि सर बहुत ही झज्जर हालत है। हाँ। मैंने कई वीडियोस करी है, अभी आप फेसबुक पे मेरे देख सकते हैं कि किस तरह से लालबाग के अंदर कूड़ा तो है ही है, कूड़े के साथ जो इन लोगों ने वहां पर कूड़ा क्यों इकट्ठा है, क्योंकि सर वहां पर बड़ी जो नालियों के साथ इन्होंने काम करना चाहिए था वो इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने हमारे काउंसलर जब वहां पे काम करते हैं अखिलेश त्रिपाठी के पास जाकर बोलते हैं तो सर ये लोगों ने वहां पर जो एमसीडी के कर्मचारी उनको रिक्रूट करने को मना कर देते हैं। आप मुझे बताइए, आज पुजारियों की बात कर रहे हैं सर, पुजारियों को इन्होंने रिक्रूट कहाँ किया है जो इनको ये काम देंगे? पुजारियों तो ऑलरेडी बेचारे काम कर रहे थे, आप उनको वेतन दो वेतन मत दो, वो तो काम कर ही रहे थे। आपने जो 58 नहीं, आप ही लोगों ने मांग उठाई थी ना कि आप इमाम लोगों को वेतन दे रहे हो, पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लो पुजारी भी ले लो। सर टाइमिंग को क्या कहेंगे, टाइमिंग क्या कहेंगे सर? सर मैं फिर यही कह रही हूँ, तो अभिषेक तिवारी बता पाएंगे। अभिषेक तिवारी साहब, अगर अनुजा जी की बातों को समझा जाए तो आपने ऐसा कुछ खास किया नहीं और आप टाइमिंग को देखकर घोषणाएं कर रहे हैं। मनोज भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार जी। मुझे लगता है कि आज दिल्ली वालों के लिए खुशी का दिन है। ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई बेटा, कोई भाई, कोई दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे पुजारियों को, वो पुजारी जो हमारे जीने से लेकर के मरने तक, हमारे जन्मदिन से लेकर के शादी ब्याह तक समाज के साथ कंधे से कंधे मिला करके हमारे संस्कृति को, हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके दर्द को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी 18,000 रुपये प्रति माह उनको तनख्वाह नहीं, उनको सम्मान राशि देने का कार्य करेंगे। उस सम्मान राशि से वो अपने परिवार के बच्चों का शिक्षा और उनके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। मुझे लगता है कि एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक दिल्ली का वोटर होने के कारण मैं अरविंद केजरीवाल जी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज, अभी अनुजा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मेरा अपना ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हर एक वर्ग के लिए कार्य किया, चाहे वो महिलाएं हों जिनको सम्मान राशि 2100 रुपये हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों जिनको संजीवनी योजना लेकर के आए हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों, उनके दर्द को समझते हुए अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न घोषणाएं की हैं और न जाने कितने सारे कार्य किए हैं और आज पुजारियों के लिए किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली में असल मायने में ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले आज झुग्गी के अंदर पर्यटक बन के जा रहे हैं, उनको झुग्गी समझ में नहीं आ रहा है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी जिंदगी का कई वर्ष झुग्गियों में रह करके उनका दुख और दर्द जानने की कोशिश की, वहां पे जीवन व्यतीत किए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको जहां लगे आप बोल सकते हैं, गलत लगे आपको तो। वहां पे एक एक बेसिक जो नीड है वो अरविंद केजरीवाल जी पूरा करने का कार्य किए हैं। आप इजाजत देते हैं मुझे बोलने के लिए? जनता और झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में रहने वाले लोग तो मैं बेहतर सिर्फ समझते हैं। इनको एक बात ये भारतीय जनता कहना पार्टी के चाहूंगी कि लोगों को एक समझ बात में नहीं आप आएगा, मुझे मैं दर्द ये को बताइए समझता मेरे हूँ। भाई, दूसरा चीज, आज आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सर डीसीडब्ल्यू और हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है किसके अंदर आता है? क्या उन्होंने सर पटल पर क्या नोटिस, दूसरा चीज ये है, किया या नहीं दूसरा किया? आज देश की जनता के सामने, मनोज भाई मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी में ये ना बोले, इनके बारी मैंने बोलूंगा, फिर डिबेट चल नहीं पाएगी। 1 घंटा की डिबेट है, बारी बारी अनुजा बहन बोल दीजिए। अनुजा जी, आप अनुजा जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे लगता है कि धैर्य रखिए। डीसीडब्ल्यू किसके अंदर आता है? डीसीडब्ल्यू किसके अंदर आता है? आपका हेल्थ डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? जवाब दे दीजिए सबको। मैं जवाब दे दूं? अभिषेक जी दे दीजिए। क्या डीसीडब्ल्यू ने ये बोला है कि नहीं बोला कि 2100 जो मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं एक प्रश्नों का जवाब दूंगा। उसके लिए आप इजाजत नहीं है। अच्छा अनुजा जी जवाब दे रहे हो, सुन लीजिए। अनुजा जी जवाब दे रहे, सुन लीजिए, बोल दीजिए। अभिषेक जी बोल दीजिए। अनुजा जी सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं, बता बोल दीजिए। मनोज भाई ऑडियो डाउन करिए इनका। मनोज भाई, भारतीय जनता पार्टी की हार जमीन से लेकर के टीवी स्टूडियो तक दिख रही है, आप और आपके दर्शक बेहतर रूप से देख रहे हैं, उसमें मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के बैठती है, जो हमारे सनातन धर्म को और भारतीय संस्कृति को, हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं,
उन पुजारियों के लिए, उन ग्रंथियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी अरे घोषणा सर, करते भारतीय प्लीज जनता सर, पार्टी सर, उसका मजाक विरोध मत कर रही उड़ाइए है। आप। ये बड़ा ही दुर्भाग्य सनातन है। धर्म का मजाक आखिर मत उड़ाइए पुजारियों के लिए सम्मान सनातन योजना अरविंद धर्म का केजरीवाल मजाक जी ना अगर उड़ाइए देना बिल्कुल चाह भी। रहे हैं तो ये भारतीय गलत जनता है पार्टी विरोध और क्यों मैं कर रही है? होने नहीं दूंगी। आज देखिए, ये आज देश की सनातन जनता धर्म देख का रही है, आपने मजाक आज उड़ाया इनका अपनी। चाल चरित्र और और चेहरा अरविंद देश की जनता केजरीवाल के को ये सामने आदत है बेनकाब हो मजाक गया। उड़ाने की। आज भारतीय वो जनता मजाक पार्टी उड़ाता इसका है। विरोध कर रही है। ये इसकी उन आदत है। पुजारी जो ये हमारे अरविंद जीवन केजरीवाल में भगोड़ा हर हो मोड़ जाता पे, है हर उसके मोमेंट बाद। पे खड़े रहते हैं। आज तक समाज के साथ आंगनबाड़ी कंधे वालों से को कंधा तुमने मिला करके पैसे नहीं खड़े दिए। रहते हैं। वो हमारे गेस्ट हर लेक्चर परिस्थिति जो में काम खड़े कर रहते रहे हैं हैं। उनको आज पैसे अगर नहीं उनका दिए। ध्यान रखने के लिए मुझे कोई जवाब अरविंद दीजिए, केजरीवाल पैसा जी कहाँ आए है? हैं तो पैसा भारतीय कहाँ जनता है? पार्टी के पेट में कौन दर्द हो मांगे रहा है। आपका पैसा? मैं हाथ जोड़ करके एक विनती जनता करना का चाहता पैसा हूं किधर है? कि आप राजनीति क्योंकि जो करिए, तुम काम कर रहे लेकिन हो उसे आप पुजारियों के जमीनी नाम पे तरफ से राजनीति मत उठा के करिए, दिखा रहे हैं। धर्म के नाम पे आज काम राजनीति नहीं मत हुआ करिए। जमीन पर। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों कोई किसी की नहीं सुनेगा। शुभ्रांशु राय कांग्रेस के नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। शुभ्रांशु जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रही है और तीखे तेवर के साथ एक दूसरे के आरोप, यानी कि जो मुद्दे उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, अरविंद केजरीवाल उसकी घोषणा कर दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मुद्दे तो आप भी उठा रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि उन मुद्दों के जरिए आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे दिल्ली में? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैंने सबको बड़ा शालीनता से सुना है, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी बात इसी तरह से रख पाऊंगा। और संस्कार इसी बात से दिखते हैं कि लोग थोड़ा सुने। देखिए, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कथनी और करनी का भेद होता है और वो भेद दिखता है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया है, मैं अगर एक वोटर हूं दिल्ली का या एक मैं टीवी का दर्शक हूं तो मैं मानता हूं कि यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अभी आचार संहिता दिल्ली में लगा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो इसको अमलीय जामा पहना सकते थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से 17 महीनों से मौलवियों की तनख्वाह बंद पड़ी है जो वहां करते हैं मस्जिद के अंदर, उसी तरह से हमारे पुजारी लोगों का भी और हमारे गुरुद्वारा कमेटी के ग्रंथी हैं, उनको भी एक जुमला और छलावा देने की कोशिश कर रहे हो अरविंद केजरीवाल। एक बात, क्योंकि देने वाले की नियत होती है, उनकी नियत में दिख नहीं रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलिए मान लेते हैं कि वो देंगे, तो क्या चर्च के पादरियों का क्या गुनाह है? उनको उन्होंने सैलरी क्यों नहीं अनाउंस की? जैन मंदिर के जो पुजारी होते उनको उन्होंने सैलरी क्यों नहीं अनाउंस की? बौद्ध मंदिर में जो बौद्ध पुजारी होते उनको उन्होंने सैलरी क्यों नहीं अनाउंस की? क्या चेहरा देख देख कर सैलरी अनाउंस की जाएगी? एक मेरा सबसे बड़ा सवाल और आरोप यही है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिसको अनाउंस किया था उन मौलानाओं को भी उन्होंने 17 महीनों से तनख्वाह नहीं दिया, और अब वो जिसको अनाउंस कर रहे हैं उसमें भी वो भेद कर करके कर रहे हैं। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए ये कड़वी सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बात हमारे वरिष्ठ नेता, मान्यवर शांत रहिए, अगर कोई और भी जूम से जुड़ा है तो प्लीज। अरविंद केजरीवाल पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आज से 9 साल पहले की बात है, वो हर बात पे कहा करते थे कि दिल्ली भर में 20 लाख सीसीटीवी लगेगी। किसी चौक चौराहे पे आपको सीसीटीवी लगा दिखता हो 20 लाख, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि दिल्ली में बलात्कार भी हो रहा है, चोरी डकैती भी हो रही है, छिनैती भी हो रही है, और हम फिर वही भाजपा और आम आदमी पार्टी आरएसएस के दोनों बच्चे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, तेरी गलती मेरी गलती तेरी ठीक गलती। है, मुफ्ती शमनून काशमी साहब मेरे साथ मौजूद है। काशमी साहब के पास चलता हूं। काशमी साहब, पहले वक्फ बोर्ड के इमामों को वेतन देने की बात की गई थी, हालांकि कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है। आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन इन सब के बीच अब मंदिर को और मंदिरों के साथ साथ ग्रंथियों जो है उनको भी वेतन देने की बात की गई। बिलाल मेरे साथ मौजूद है, बिलाल साहब के पास चलूंगा। बिलाल साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से केजरीवाल जी रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, वो पहले जो वादे उन्होंने किए थे, चाहे वो इमाम की तनख्वाह को लेकर, और 17 महीने से इमाम वहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनके जो है मिलने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ टाइम नहीं देते हैं। केजरीवाल जी नए वादे कर रहे हैं, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, जबकि कोई स्कीम पास ही नहीं हुई। कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कई जगह ऐसा हो चुका है, OTP का गलत यूज कर दिया गया है और बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। न ये क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ ये फंस चुके हैं। जिस तरीके से जेल से निकल कर आए,
जिस तरीके से ये लगातार चाहे भ्रष्टाचार के आरोप इनके मंत्रियों पे, इनके नेताओं पे लगते आए, चाहे वो संजय सिंह जेल काट के आए हैं, सिर्फ स्वयं खुद केजरीवाल जी जेल काट कर रहे हैं। इनके बहुत सारे लीडर्स हैं, जो सत्येंद्र जैन वो आज भी जेल में हैं। तो इनकी पूरी जो कैबिनेट है और जो सीएम खुद जेल में काट के आ चुके थे, इनको एक्सपीरियंस हो गया कि लोगों के साथ कैसे खेलना है, झूठ बोलना है। कुछ बात हो जाती है, एलजी का नाम ले देते हैं, एलजी काम करने 10 साल आपको हो गए हैं, दिल्ली का कोई विकास का काम नहीं किया, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं मैं बनाने का काम, मुफ्ती शमनून कासमी साहब के पास चलूंगा, वो भी आ गए। कासमी साहब, कैसे देखते हैं आप दिल्ली की सियासत को? देखिए, मैं बड़े विडंबना है कि जो देश और प्रदेश को बदलने के लिए आए थे और राजनीति में कुछ नया करने के लिए आए थे, आज वो खुद उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जो भटकाने वाले हैं और लटकाने वाले हैं और स्वार्थों को सिद्ध करने वाले हैं। हमारा जब आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे का आंदोलन, तो हम लोग सब एक साथ में थे। तो जब पार्टी बनाने की बात आई थी तो हमने इसी बात के ऊपर हमारा मतभेद हुआ था अरविंद केजरीवाल से, हमारा और अन्ना हजारे जी का, कि भाई पार्टी बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। लोग अंडर प्रेशर आ गए हैं और पूरी उस वक्त की जो करप्ट एक सरकार थी कांग्रेस की, वो बिल्कुल हिल रही थी। तो ये आए तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए थे कि ताकि देश के अंदर फिर से वो रिपीट कर जाए, मगर उन्हें फायदा हो गया। और जब फायदा हो गया तो उन्हें लगा कि भाई तो सत्ता बहुत अच्छी चीज है, इसी तरह से वादे करो और इसी तरह से पैसों को लुटाओ और मुफ्त की रेवड़ियां बांटो, लोगों को काहिल बना दो, उन्हें सुस्त बना दो, उन्हें रोजगार तो दो नहीं, उन्हें अच्छी एजुकेशन तो दो नहीं, अच्छा वातावरण तो दो नहीं। इन्होंने दिल्ली का वो बुरा हाल कर दिया इन 10 सालों के अंदर कि दिल्ली के लोगों ने जो इन्हें मैंडेट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि ये दिल्ली को बर्बाद करें। आज अगर अरविंद केजरीवाल हमारे सामने आके बैठे तो हम पूछेंगे कि आप बताइए, जब हमने आपसे ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मत बनाइए, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों पर उन पर प्रेशर बनाइए कि वो अच्छे लोगों को आगे लेकर के आए। तो आज मैं ये जानना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि बताइए, जो उस वक्त हमने ये कहा था 2012 में कि आप पार्टी बनाएंगे तो आप भी उसी दलदल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन कासमी साहब, एक चीज तो है, आप भले ही उससे राजनीतिक दलदल की बात कर रहे हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए राजनेता हैं, वो सभी के सभी दलदल में, वो उस दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं। अब देखिए, एक लाडली लक्ष्मी योजना असम से शुरू होती है और उसके राजनीतिक फायदे का असर देखिए कि मध्य प्रदेश ने किया, फिर छत्तीसगढ़ ने किया, फिर राजस्थान ने किया, सफलता मिली, तो फिर हरियाणा ने दिया, सफलता मिली, तो फिर वो महाराष्ट्र पहुंच गए, सफलता मिली, तो फिर झारखंड पहुंच गए। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है, फ्रीबीज की घोषणाएं लगातार होती जा रही है। तो इस बात का, अगर अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, और वो मॉडल सफल हो गया राजनीति में, तो फिर सारी राजनीतिक पार्टियां उसी रास्ते पर चल रही हैं। एक बार मैं अपने तमाम दर्शकों को यह बता देता हूं, वॉल पर जाके ये दिखाता हूं कि किसको कितने वोट मिले और किसको कितनी सीट मिली, सफलता मिली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी लगातार हराने का काम कर रही, लेकिन मात दे नहीं पा रही है। क्या इस बार मात दे पाएगी? और पहले की तरह अरविंद केजरीवाल अपनी फ्री बीज या कहें फ्री की रेवड़ियों को बड़े दम के साथ देने की बात कर रहे हैं, बड़ी ठसक के साथ देने की बात कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी चली गई और बीजेपी आ गई तो ये तमाम फ्रीबीज की घोषणाएं खत्म हो जाएंगी। 2015 में क्या हुआ, एक बार समझ लीजिए, वोट बैंक क्या था। आप देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम 2015 आया। 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली, उनका वोट शेयर था 54.34%। बीजेपी को मिली 3 सीटें, वोट प्रतिशत था 32.19%। और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल पाई, उनका वोट शेयर था 9.65%। ये 2015 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 2020 के आंकड़े को समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 62 सीटें जीती और 53.57% उनका वोट शेयर था। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश शुरू की। और आज जो आरोप लग रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल ठग हैं, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल आंकड़ों के साथ खेलते हैं, वही सारे आरोप उस वक्त भी लगते थे जो 2020 में लगे, 15 में भी लगे, 2020 में आरोप लगे
और बीजेपी को कितनी सीटें मिली? बीजेपी को थोड़ी सी सफलता मिली, वो 8 सीटों पर पहुंच गई और 38.51% उसका वोट शेयर हुआ। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई, लेकिन थोड़ा सा उसका वोट परसेंटेज 9 घट गया, बल्कि उल्टा और घट गया, 4.26% हो गया। यानी कि 2015 के अगर आप आंकड़े उठाएंगे, 2015 के आप आरोप उठाएंगे, 2015 के आप मुद्दे उठाएंगे, तो बीजेपी के वही थे जो 2020 के हैं। और 2020 में बीजेपी ने जो बातें की, आज 2025 के चुनाव में भी वही आरोप बीजेपी लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल ठग की राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि अरविंद फर्जीवाल हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद अरविंद केजरीवाल को सफलता मिल जाती है। और अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है राजनीति करने की, वो फ्रीबीज है, वो फ्री की घोषणा है। भले ही बीजेपी कितना आरोप लगाए, लेकिन वो बड़ी ठसक के साथ, बड़ी दम के साथ कहते हैं कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ियां बांटूंगा, और फ्री की रेवड़ियों की संख्या उन्होंने और बढ़ा दी। मैंने जैसा कि बताया कि देखिए, मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 की बात कर दी है, उन्होंने संजीवनी योजनाओं की बात कर दी है, टोटल मुफ्त इलाज, और ये सारे के सारा मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी के आरोपों का काउंटर कैसे कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और है जिसका जिक्र संदीप दीक्षित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब पैसा कहाँ है, सैलरीज देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, दिल्ली की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, तो आप सारा पैसा फ्रीबीज की योजना में बांट दोगे। अब जैसे पुजारी और ग्रंथियों को आपने सैलरी देने की बात कर दी, तो आप मौलानाओं को क्यों नहीं सैलरी दे रहे हैं? उन इमामों को सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं जिन इमामों को भी आपने 18,000 सैलरी देने की बात की है? मौलाना साजिद रशीदी, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और कहा कि अब हम यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। आरोप सुनिए उनके। इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल पान फिरोजशाह रोड पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के इमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, लगातार वो अरविंद केजरीवाल घर के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, इस वक्त इमाम जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद जी, क्या दिक्कत है? बार बार आप लोगों को चक्कर लगाना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल के घर की। देखिए, दिक्कत, हम इनसे दिक्कत ही पूछने आए हैं कि हमारी जो परेशानी है, 17 महीने से आप सैलरी नहीं दे रहे हो, उसका कारण क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, आप वक्फ बोर्ड को पैसा देना नहीं चाहते, इमामों की जो ये सैलरी है इसको रिलीज़ नहीं करना चाहते, ये लोग मिलना नहीं चाहते हमसे मुलाकात करें, बात करें, बताएं क्या वजह है, क्यों नहीं सैलरी अभी तक मिली है। अब आने वाले टाइम में आपको पता है 3-4 दिन में 4 या 5 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद तो फंड रिलीज़ हो ही नहीं सकता। तनख्वाह दी जा सकती है लेकिन फ़ंड रिलीज़ नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये फ़ंड रिलीज़ हो जाए, फाइल हमारी मंजूर हो जाए। उसके बाद में एक समस्या और आ रही है, वक्फ बोर्ड के पास सीओ नहीं है। फिर सिग्नेटरी का मसला आएगा कि साहब बैंक में जाएंगे तो बैंक पैसा नहीं देगा जब तक 2 सिग्नेटरी नहीं होते। 1-2 सीओ थे पहले, उन्होंने दूसरी जगह चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया, अब यहाँ सीओ नहीं है। तो हमारी 2 मांगे हैं इस वक्त। एक तो 17 महीने की सैलरी हमें मिल जाए, दूसरे वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीओ तुरंत इलेक्शन से पहले दिया जाए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, हम तीसरी बार आ गए हैं, अब परेशान हो गए हम भी। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ बैठेंगे, यहाँ से फिर उठेंगे नहीं। अब कितनी सैलरी आप लोगों? इमाम की 18,000 है और जो अजान देते हैं उनकी 16,000 है। अब इतनी कम तनख्वाह में भी ये 17 महीने तक तनख्वाह न दें, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आदमी कैसे गुजर बसर करेगा। तो आपने पहले भी मिलने की कोशिश की है क्या? मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की है? हम मुख्यमंत्री से मिले आशी जी से, उन्होंने कहा 2-4 दिन में ये रिलीज़ हो जाएगी। आज उसको 20 दिन हो गए। हम गवर्नर से मिले, गवर्नर ने कहा हमने आपकी फ़ाइल कर दी है। हम अश्वनी कुमार से मिले जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कहा ठीक है कर रहे हैं। हर छोटा बड़ा अफसर, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिससे हम ना मिले हों। पिछले 6 महीने से प्रयास हो रहा है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला।
और एक हफ्ते में 3 बार आप चक्कर जो है वो लगा चुके हैं यहाँ के कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उनसे अपनी बात जो है उनके आगे रखेंगे। तो देखिए साफ तौर पर तमाम इमाम जो दिल्ली के इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुँचे हुए हैं उनसे हमने बात करी है और वो ये कह रहे हैं कि 17 महीने हो गए हैं और उनकी सैलरी जो है वो उनको नहीं मिली हुई है और वो कह रहे हैं जब तक सैलरी नहीं आएगी अब वो यहीं पर रहने वाले हैं और यहाँ से जब तक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं होगी वो जाने वाले नहीं है। फिलहाल देखना होगा आखिर कब तक इनकी ये मुश्किलों का समाधान निकलता है, क्योंकि फिलहाल लगातार ये एक हफ्ते में तीसरी बार है जब इमाम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। प्रदीप साहब क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं एक चीज यहां पर ये कहना चाह रहा हूं, अभी आपने देखा बीजेपी ने बड़े जोर शोर के साथ एक आरोप लगाया कि आयुष्मान कार्ड योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है, लोगों का जो स्वास्थ्य लाभ है उससे खिलवाड़ कर रही है आम आदमी पार्टी। तो उन्होंने संजीवनी योजना की घोषणा कर दी। उसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि इमामों को आप 18,000 की सैलरी दे सकते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुजारियों को भी देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे। बीजेपी जो जो आरोप लगा रही है उसका काट योजनाओं के जरिए, वो भी मुफ्त की रेवड़ियों के जरिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक है। मनोज जी, आप देखें तो पहले भी जब पहली सरकार आई थी केजरीवाल की, उसके बाद भी ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने का प्रक्रिया यहीं से दिल्ली से ही चालू हुई और ये लगभग आपको लगता है कि सभी प्रदेशों में जो जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी आप देखिए तो महिलाओं का जो मामला है, तो महिलाओं को देने में मध्य प्रदेश भी आगे रहा। मध्य प्रदेश भी 1200 हर महीने दे रहा था। चुनाव के समय भी इन लोगों ने घोषणा की थी। उसके बाद फिर चालू हुआ दिल्ली में। दिल्ली में अब चुनाव आ गया है और केजरीवाल को ये लग रहा है कि जब मुफ्त की व्यवस्थाएं दूसरी सरकारें भी, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, तेलंगाना में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, तो हमको इसमें पीछे क्यों रहना चाहिए? कारण यह है कि कहीं ना कहीं सीट का आंकड़ा जो है इनके फेवर में जा रहा है और ये महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में देखे तो जब ये घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी थी कि वहां भी हम लाडली बहना योजना चालू करेंगे, महिलाओं के लिए व्यवस्था उन्होंने बनाई, तो मुझे लगता है कि यही व्यवस्था ये दिल्ली में भी लागू करना चाहते हैं। जबकि इनके पास दिल्ली सरकार के पास सभी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है। उसके बाद आप मुफ्त में कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकारों के लिए ठीक नहीं है। सरकारें व्यवस्थाएं करें, शिक्षा ठीक करें, रोजगार के लिए व्यवस्था करें, डेवलपमेंट में पैसा खर्च करें, लेकिन मुफ्त में लोगों को बैठ के और बेरोजगार बना रही हैं। जो नहीं तो तिवारी जी, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इससे उबर पा रही है? कोई भी राजनीतिक पार्टी है जो इससे उबर पा रही है? किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं। आप देखो पहले इमामों को पैसे दिए जा रहे थे, अब पुजारियों को पैसे दिए जा रहे हैं। लगातार आप और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है। उसके यहाँ कई सारी पिटीशन लगी हुई हैं। बावजूद अब पहले तो बीजेपी कहती भी थी कि साहब आप मुफ्त की योजना है, मुफ्त की योजना है। अब तो बीजेपी भी कहने लगी है कि हाँ हम भी देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी जाएगी, बीजेपी की आएगी तो आपकी ये सारी मुफ्त की योजना बंद हो जाएगी और मैं रेवड़ियां देकर रहूंगा। अब बीजेपी वाले भी कहते हैं हम भी देंगे, चिंता मत करो। क्यों अनुजा जी, आप भी देंगी ना ये तमाम रेवड़ियों को? देखिए, मुझे लगता है कि आप इस बात के लिए जो आपने जिस तरीके से इस टॉपिक को पूरा घुमाया है ना कि हम भी देंगे, हम रेवड़ियां नहीं दे रहे हैं, ये एक वेलफेयर है जो ऑटोमेटिकली साथ रहेगा क्योंकि हमारी सेंटर में सरकार है और सेंटर में जब वेलफेयर की स्कीम चलती है तो वेलफेयर के साथ डेवलपमेंट चलती है। और मेरे भाई को ये बता दूं कि डेवलपमेंट आप लोगों ने कहीं नहीं दिया, डेवलपमेंट दिल्ली में कहीं नहीं है और डेवलपमेंट जब दिल्ली में कहीं नहीं है तो इसलिए यहाँ पर चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा है, बोलियां लगाना बंद कर दो, बोलियां लगाना बंद कर दो। जवाब दीजिए, आप लोगों ने आप दिल्ली की जनता जो अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी देते उसका विरोध कर रही है, नहीं हाँ या ना? झुग्गियां तोड़वाने के लिए आ गए थे, ये तो भाजपा अनुजा जी आप विरोध कर रही है हाँ या ना? आप तो झुग्गियां तोड़ रहे थे सर, आप तो झुग्गियां आप रेवड़ियां को विरोध कर रही है हाँ या ना? कभी आप जवाब नहीं है मनोज भाई इनके पास। मुझे ये बात ये विरोधी लोग हैं
नहीं इनकी सर, मुझे आपकी मानसिकता बात खोटी समझ में है। नहीं आ रही है। ये मेरे पूरी कानों तक तरीके आपकी से बात दिल्ली पहुंच ही की नहीं जनता रही पे है। घृणा क्योंकि करते हैं, जो नफरत रेवड़ी करते जो हैं रेवड़ी और देता अपनी हो, हार की वेलफेयर डर से स्कीम के बौखलाए साथ खड़ा हुए नहीं हैं। हो सकता। आप वेलफेयर स्कीम के साथ खड़े नहीं हो सकते। 80 करोड़ तो को आप- जनता मैं दे रही हूँ, आप रेवड़ी का विरोध कर रही हैं, हाँ या ना? आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे दीजिए। ये आपको पता ही आप अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिए गए रेवड़ियों का विरोध करती है, हाँ या ना? दे रही हूँ, ये बात पता आप है कि अनुजा जी नहीं? जवाब दीजिए। 5 केजी राशन दे रही हूँ मैं दिल्ली में। अनुजा ये जी, बात आप आपको जवाब पता दीजिए। है कि नहीं? क्योंकि ये चीज हमने क्लस्टर में बताई है। ये चीज हम अनुजा दिल्ली जी, में आप बता रहे रेवड़ियों का हैं विरोध कि करती हैं, अरविंद हाँ या ना? अरविंद केजरीवाल जो रेवड़ी दे अनुजा रहा जी, है, आप जवाब उसके नहीं बाद दे रही हैं। 20 मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं। 20,000 आप का इसकी बिल, एक 20,000 आंसर का पूछ बिल रहा दिया कि नहीं हूं। दिया एक तुमने क्वेश्चन है मेरे इलेक्ट्रिसिटी का? पास। तुम मुझे आप ये जवाब अरविंद दो, केजरीवाल तुम जी मुझे द्वारा जवाब दो दिए कि गए 20,000 रेवड़ियों का विरोध इलेक्ट्रिसिटी करती का हैं, हाँ बिल या तुमने ना? दिया कि नहीं दिया? पानी का बिल दिया कि नहीं दिया? तुमने पानी का बिल दिया कि नहीं दिया? बकवास मनोज मत भाई, करो इनके यहाँ पास बैठ के। जवाब नहीं है, मेरे पानी से का जवाब बिल ले दिया कि लीजिए। नहीं दिया? इलेक्ट्रिसिटी मनोज का भाई, बिल दिया कि इनके नहीं पास दिया? जवाब नहीं है। भूख है तुम्हारे को बड़ा है? मनोज तुम लोग भाई, तो इनके नहीं पास सब जवाब बोलियां नहीं है। लगा रहे हैं बैठकर। 20 बिजली का हजार बिल के तुम जीरो लोगों ने आता है, बिल दिए। दिल्ली नहीं रहती, चाहे वो- पर्यटक चाहे बन वो- के चाहे वो दिल्ली आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भाजपा बिल हो, ही। चाहे वो पानी का जितने बिल हो, भाजपा है हैं? दिल्ली और के अंदर तुम्हारा पर्यटक बन टैंकर के आते हैं, चलता रहता बिजली है सारा बिल दिन जीरो यहाँ आता है पे। दिल्ली में। क्या दिया ये तुमने? उत्तर तुम प्रदेश, हो क्या? राजस्थान, तुम्हारी हैसियत छत्तीसगढ़, क्या मध्य है? प्रदेश नहीं है। अरविंद ये केजरीवाल दिल्ली की है, यहाँ पे हैसियत क्या अरविंद दिल्ली में? केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है। अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे हैसियत आम क्या है आदमी दिल्ली में? पार्टी है, यहाँ पे देश से भारतीय निकला जनता हुआ पार्टी का कोई भी अपराधी पैंतरा काम करने वाला नहीं है। देश मैं से बड़े ही निकला हुआ विनम्रता के अपराधी साथ की आपको हैसियत बताना क्या है चाह रहा हूँ दिल्ली में? अनुजा जी, वो है क्या? दिल्ली की अरविंद जनता केजरीवाल है बखूबी क्या? जानती है अरविंद कि अरविंद केजरीवाल केजरीवाल जीरो, द्वारा दिए गए वो जितने भी जीरो जन अरविंद कल्याण केजरीवाल। योजना है, जितने भी उसकी रेवड़ियां, कोई सारे औकात के सारे नहीं दिल्ली रेवड़ियां में। बंद करने उस के देश की दिल्ली में प्लान औकात बना रही नहीं। हैं। और मैंने मॉडल आप टाउन पूरी विधानसभा तरीके से में एक्सपोज हो अखिलेश चुकी हैं। त्रिपाठी की कोई औकात आप नहीं। भारतीय वो जनता मुझ पर पार्टी बात करता है। दिल्ली के अंदर अखिलेश त्रिपाठी जितने मुझे भी मानता योजनाएं हैं वो अरविंद बंद करने केजरीवाल जा के रही है। कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की यह सरकार है, अरविंद केजरीवाल ये जनता समझ चुकी है और ये केजरीवाल की गारंटी है। ये पूरा जरूर होगी, दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। हम 2100 रुपए भी देंगे, हम संजीवनी योजना भी लाएंगे, हम पुजारियों को और दर्जियों को 18,000 रुपए भी देंगे। आप कितना भी विरोध कर लो, आप कितना भी परेशान हो लो, कितनी भी ताकत लगा लो, ये जितनी भी योजनाएं आ रही हैं ये लागू होगा। ये दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। यही कारण है कि दिल्ली की एक जनता ने रजिस्ट्रेशन करा दी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आएगी। अरविंद केजरीवाल विरोध अपना पैदा चालू करने के कर लो। बाद 70 की 70 विधानसभा भाजपा के हाथ में है। 70 की 70 विधानसभा भाजपा के हाथ में। दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से हारने जा रहे हैं। कई जगह जिनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। हम लोग रियलिटी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के भलाई के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए उठा रहे हैं, चाहे महिला हो, शुभ्रांशु जी, युवा हो, शुभ्रांशु जी, इंसान हो, शुभ्रांशु जी, 70 की 70 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देंगे, मसल देंगे, आपके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है केजरीवाल को मसल दिया ना। अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा ना बीजेपी ने छोड़ा। देखिए इनकी बौखलाहट देखिए, मनोज भाई, अनुजा जी की बौखलाहट देखिए। आज हमने पुजारियों को हम 18,000 रुपए दे रहे हैं, ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, पूरी तरीके से इनका मटिया मेल हो गया, पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं, पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आज हिंदू धर्म का जो ठेकेदार अपने आप को कहती है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। हिंदू चलेगा नहीं। ये मेरा मौलाना भाई भी आप देखिए, आज केवल 18,000 रुपए हम अपने पुजारियों को दे रहे हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे जन्म से लेकर मरण तक, हमारे जन्मदिन से लेकर शादी तक कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे जिंदगी के हर मोमेंट को खड़े रहते हैं। आज उनके लिए अगर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से दर्द किस चीज का भाई? आपको दर्द अनुजा जी, आपने बताइए। इतनी सारी संज्ञा दे दी है, आपने इतनी सारी संज्ञा दे दी है अरविंद केजरीवाल को कि वो सांप हैं, वो झूठे हैं, हम इनको मसल देंगे, हम इनको खत्म कर देंगे। आपने मतलब जितनी भी संज्ञा होती है आपने सारी संज्ञा दे दी। अब मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनो भैया, अरे अभिषेक जी, अनुजा जी, आप दोनों के बीच में जो कांग्रेस पिस रही है
आप दोनों के बीच में, दो पार्टों के बीच में बेचारे शुभ्रांशु जी पिस रहे हैं, बार बार कह रहे कि मेरी भी कोई सुन लो, मैं भी कोई हूं, मेरा भी कोई वजूद है। पूरा मैंने अपना स्टेक लगा दिया, पूरी अपनी दम लगा दी है, कम से कम कोई तो मेरी सुनो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे शुभ्रांशु जी, आपको देखिए, अगर आपको इन दोनों के बीच में जगह बनानी है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जगह बनानी है, तो तय आपको करना पड़ेगा, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बोल दीजिए मनोज भाई। हमने हो हल्ला वाले चैनल कब के छोड़ दिए हैं, ठीक है? तो अगर आपको लगता है हो हल्ला करना ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे पे आते हैं तो गंभीर बातें हैं। पहला इन्होंने कहा कि 70 की 70 सीटें हम जीत रहे हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मुझे मान्यवर शांत रहिए प्लीज। आ रहा हूं, अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं, अभिषेक जी आपके पास दिया जाए। अरे सुनिए प्लीज, एक तरह अनुजारी जी ने जिस तरह कहा कि 70 की 70 सीटें जीत रही हैं दिल्ली की, एक बात तो साफ है कि मशीन इन्होंने सेट कर दिया है, क्योंकि ऐसा आत्मविश्वास तो तभी आता है जब मशीन बिल्कुल इन्होंने ले जाकर हेडक्वार्टर पे सेट कर दिया है। क्या चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी इनकी सेवा में हाजिर है? सो शांत रहिए मैडम, मैडम शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। अरे हर चीज पे हल्ला नहीं करते। और रही दूसरा, अरे एक मिनट सुनो ना प्लीज, भाजपा की प्रवक्ता है। केजरीवाल को अगर आप ज्ञान ना देते ना तो आपकी हिम्मत ना होती इतनी बोलने की, वो इतनी हिम्मत ना होती। अनुजा जी, अरे ये तो आपके साथ स्वर में स्वर मिलाकर अरविंद केजरीवाल को कोस रहे हैं। देखिए ये गली छाप लोग हैं मनोज भाई, कैसे लोगों को टीवी चैनल पर बैठा लेते हैं। एक चीज मुख्यमंत्री को इस तरीके से भाषा करती है, ये अपने घर में इसी तरीके से बात करते हैं। अनुजा जी, आप अपने पिताजी से इसी तरीके से बात करती हैं, आप अपने पिताजी से इसी तरीके से बात करती हैं। आप अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से प्रयोग कर रही हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रही हैं, आप अपने पापा से इसी तरीके से बात करती हैं, आप अपने पिताजी से इसी तरीके से बात करती हैं। दुख है आपको, ये दुख है आपके लिए सर। आप अपने पिताजी से इसी तरीके से बात करती हैं। आप अपने भाषा की मर्यादा रखिए, आप अपने भाषा की मर्यादा रखिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं दिखाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई केजरीवाल जी को इस तरीके से प्रयोग करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको अधिकार किसने दिया? कोई सुनने को तैयार नहीं है। शुभ्रांशु जी की बारी थी, उनको किसी ने बोलने नहीं दिया, उनका मौका था, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कैसे बोल सकती है? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसने अधिकार दिया? क्या आप अपने घर में इसी तरीके से बात करती है? अपने पिताजी से इसी तरीके से बात करती है? आप नहीं, आप तो मेरे पिताजी को लेकर आ गए सर यहाँ पे। आप अरविंद केजरीवाल जी को कैसे बात कर रही हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, हर माँ का बेटा है, हर बहन का भाई है। आप अरविंद केजरीवाल कैसे बात कर रहे हैं? मेरे पिताजी को मत लाइए। मैंने शुभ्रांशु जी आपसे पहले ही कहा था कि अगर दो पार्टियों के बीच में कांग्रेस को दिल्ली में अपनी जगह बनानी है, आप एक चुने हुए अपनी आवाज और अपने नेतृत्व को बुलंद करना पड़ेगा। आप मर्यादा नहीं अनुजा जी। अच्छा, मैं दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं निवेदन करूंगा अनुजा जी से, मैं निवेदन करूंगा अभिषेक जी से, एक बार कृपया शांत हो जाएं। देखिए काफी देर से मुफ्ती शमून काजमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार काजमी साहब को सुन लेते हैं, उनकी बुजुर्गियत का सम्मान कर लेते हैं। नहीं मनोज भाई नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा काजमी साहब। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभिषेक भाई आप ही के पास आऊंगा, काजमी साहब को सुन लेते हैं। गलत भाषा का प्रयोग किया। मैं उस जमाने की बातों को दोहरा रहा था कि जब ये आंदोलन में थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी ये कहता था कि मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं कोई सहूलत नहीं लूंगा और मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, तो उन्होंने क्या किया? यानी वो आइडियल बने, जब आइडियल ना बन सके तो फिर वो मुफ्तखोरी पर आ गए। हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि आज अगर कहीं प्रधानमंत्री जी कोई वेलफेयर की बात करते हैं, वो जो सुविधाएं देते हैं वो सबको देते हैं, और उन्होंने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दे करके, और जहां जहां मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं, बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाएं। नहीं, लेकिन कासमी साहब यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कासमी साहब यहाँ पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ।
5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, जो 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिए जा रहे हैं, ये जरूरी है। मैं मानता हूं कि सामाजिक सरोकार के लिए जरूरी है, लेकिन जो 5 मतलब ऐसे लोग जिनके पास 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं नहीं है, उनके जीवन में खाने का इतना संकट है, तो क्या हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है? हमारे देश की स्थिति यह है कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं नहीं है। आजादी के इतने साल बाद बीपीएल लोगों को दिया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, जो बेहद गरीब लोग हैं, जिनके पास जीवन का संकट है, कोविड के समय शुरू की गई थी। अब इसे वापस क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हिम्मत नहीं है किसी में, किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि आप एक बार अगर फ्रीबीज की घोषणा शुरू कर देते हैं, योजना शुरू कर देते हैं, हिम्मत नहीं है आपके पास। आज अगर 80 करोड़ लोगों की योजनाओं को वापस करेंगे तो वो 80 करोड़ वोटर आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप लाडली बहना योजना की योजनाओं को वापस लेंगे, आप उनके अकाउंट में जो पैसे दे रहे हैं, तो वो सारे वोटर आपके खिलाफ हो जाएंगे। फ्रीबीज की आज दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल बिजली और पानी जो फ्री की घोषणा की है, आज अगर उसको खत्म करने की बात करेंगे कि इससे हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति को क्या नुकसान हो रहा है, हम सड़कें बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, हम तमाम और विकास पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो सारे वोटर जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। ये हकीकत है, ये कटु सत्य है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अब इससे उबर नहीं सकती है। आपने मौलानाओं की सैलरी दी, आज आप घोषणा कर रहे हो कि मैं मंदिर के पुजारी को दूंगा और चर्च और गुरुद्वारा कमेटी के ग्रंथी को दूंगा, तो फिर चर्च के लोग, चर्च के पादरी कहां गए? जैन धर्म के मंदिर के पुजारी कहां गए? बौद्ध धर्म के मंदिर के पुजारी कहां गए? अरे अगले चुनाव में उनको भी मिल जाएगी। करना चाहता है। और दूसरी बात, ये सारी योजना देखिए, ये सारी योजनाएं वोटरों को ध्यान में रखकर दी जाती हैं, और सामने वाली पार्टी कौन सा नैरेटिव बनाएगी उसको ध्यान में रखकर दी जाएगी। अभिषेक जी, दिल्ली का बजट मुनाफे में है। अभिषेक आज देश के अंदर 2 मॉडल चल रहा है, एक अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी मॉडल, जिसमें दिल्ली की जनता हर सुविधाएं मिल रही है, बाद में दिल्ली का बजट मुनाफे में है। दूसरा रेवड़ा मॉडल है, चंद उद्योगपतियों को माफ कर दिया जाता है कई लाख करोड़ रुपए। इसकी वजह से हालात ये है कि आज गुजरात खंडर के हालत में है, मध्य प्रदेश में कितना घाटा, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कितने घाटे हैं, आप ये आंकड़ा उठा कर देखिए। दिल्ली एक इकलौता एक ऐसा राज्य जो मुनाफे में है, दिल्ली का बजट मुनाफे में है। आज जवाब दे रहे हो है? पंजाब का बेड़ा गर्क करके बैठे हो, आज तक वो ड्रग एडिक्ट से चीजों से बाहर नहीं निकल पाया पंजाब। गुजरात का देखिए क्या हालत है, महाराष्ट्र का क्या हालत है, राजस्थान छत्तीसगढ़ की क्या हालत है, असम की क्या हालत है, हरियाणा का क्या हालत है। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी है, पूरी तरीके से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, खंडहर बनाने का कार्य किया। और तो और दिल्ली के छोड़िए, दिल्ली का छोड़िए, अब भारत की क्या हालत बना दिया, कितने लाख करोड़ का कर्जा ले लिया केवल अपने चंद उद्योगपतियों को रेवड़ा देने के चक्कर में। रेवड़ा दे दिए, कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं, तो पूरी तरीके से बौखला गए, पूरी तरीके से घबरा गए, पेट में दर्द होने लग गया। अरे भाई हमको देखिए, आप कुछ भी कर लो, जितनी ताकत लगा लो, जितनी हिम्मत लगा लो, हम पुजारियों को 18,000 रुपए तो दे रहे हैं, महिलाओं को 21 रुपए तो देंगे, हम अपने बुजुर्गों को पंचायत योजना में इलाज कराएंगे। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो। अनुजा जी अपनी संस्कार मत दिखाइए, अपने घर का संस्कार टीवी चैनल पे मत दिखाइए। हमने जो घोषणा किया है वो अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। अभिषेक जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब 5 जनवरी को मतदाता सूची फाइनल होने वाली है, आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि साहब एक ही विधानसभा के 11,000 लोगों के वोट कटने वाले। संजय सिंह ने भी आरोप लगा दिया कि साहब मेरी पत्नी का नाम काटने के लिए मतदाता सूची से शिकायत की गई। ये क्या है क्या? मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे इमेटी में होगा ना नाम उनका। मनोज भाई जी, भारतीय, अब जवाब ले लीजिए जी। मनोज भाई,
भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की डर से पूरी तरीके से बौखला गई है, लोकतंत्र को ताक पे रख करके दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अपने लेटर हेड पे 11,000 वोट कटवाने का आवेदन दे रहा है। मैं एग्जाम्पल ये लेकर बैठा हूँ, ये विशाल भारद्वाज देखिएगा कैमरा में, ये भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड है। शहादरा के अंदर इन्होंने 11,000 वोट कटवाने का आवेदन दिया। तुगलका अब आ गए नई दिल्ली विधानसभा, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 11,000 वोट कटवा रही है। 20 अक्टूबर से 20 अगस्त करने के लिए आए थे और आयोग ने रिवीजन खबरी जारी किया। 29 अक्टूबर को उन्होंने बताया कि 1,06,873 वोट है। 15 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 5,000 वोट काटना है, 7,500 ऐड करना है, लगभग 12% वोटों की हेराफेरी करनी भारतीय जनता पार्टी। इनको पता नहीं है अरविंद केजरीवाल है। आप हरियाणा तो जीत गए। तो अभिषेक जी, आप अनुजा जी से जवाब तो ले लें। अच्छा, अनुजा जी जवाब दे रही है। अनुजा जी वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर आप जवाब दे दीजिए। जो आरोप अभिषेक लगा रहे हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए। मनोज जी, मैं क्या आरोप लगा रहे हैं? 52,000 52,000 वोटर ऐसे हैं जो मेरे खुद के मॉडल टाउन, ये विशाल भारद्वाज कौन है अनुजा जी बताइए। जिनका अरे मॉडल टाउन छोड़िए भाई, आप नई दिल्ली की बात करिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रॉपर लिखा है फॉर्म 6 पे इन्होंने 29 अक्टूबर से 2776, 16 को 234, 17 को 298, 18 दिसंबर को इन्होंने इतना किया। ये पूरा लिखा हुआ है, देखिए। बताइए 52,000 देखिए, केवल मॉडल टाउन, देखिए हालात क्या है। जिसमें 1,000 अनुजा जी आप झूठ मत परोसिए, यहाँ पे झूठ मत परोसिए। आप हमारे MP संजय सिंह जी की पत्नी का टिकट वोट कटवा रही हैं, आप उनका वोट कटवा रही हैं। आप एक सांसद की पत्नी का वोट कटवा रहे हैं, तो आम जनता के क्या हालत होगी आप समझिए। संजय सिंह की पत्नी का वोट क्यों झूठ बोल रहे हो? सीधी बात करो ना। फ्रॉड अन्ना फिर अनपढ़ जैसी कैसी बात करते हैं? अरे भाई मैं समझ गया, आपके नेता का डिग्री फर्जी है, आप तो पढ़ लिख करके आया करो, आप तो पढ़ लिख करके आया करो। आप क्यों नहीं पढ़ लिख करके आते भाई? ये देखिए डिटेल नंबर संजय सिंह की ना तो पत्नी ने। आम आदमी पार्टी बीजेपी की सुनने को तैयार है, ना बीजेपी आम आदमी पार्टी को सुनने को तैयार है। कांग्रेस शुभांशु जी बार बार उंगली उठा रहे हैं, उनको भी कोई बोलने को देने को तैयार नहीं है। काजी साहब बेचारे बैठे हुए तर्कों की बात कर रहे हैं, उन्हें भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन समझना तो दिल्ली की जनता को है, और दिल्ली की जनता क्या इसी बेसिस पर इन्हीं जो मुद्दों के जरिए विधानसभा चुनाव में मतदान करने जा रही है, और जो आरोप बीजेपी लगा रही है क्या वो बीजेपी के आरोपों को गंभीरता से लेगी, क्या आम आदमी पार्टी के तर्कों को वो गंभीरता से लेगी, और इसी के इर्द गिर्द दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद रहे, और चर्चा दिल्ली विधानसभा चुनावों की रही, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे मतदाता सूची की बात हो या फिर फ्रीबीज की घोषणाएं हो, कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव की घोषणाओं की तारीख तो नहीं हुई।